दोस्तों, मैं डॉक्टर लक्ष्मी नारायण आपके सामने प्रस्तुत हूँ आज एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ओलिगोपोली के बारे में। और ओलिगोपोली के अंतर्गत किंग डिमांड कर्व एनालिसिस और किंग डिमांड कर्व मॉडल के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जिसे कई बार हम ओलिगोपोली के प्राइस रिजिडिटी मॉडल के नाम से भी जानते हैं। हिंदी में इस सिद्धांत का नाम है कि स्विजी का विंकुचित मांग वक्र सिद्धांत या अल्पाधिकार का कीमत स्थिरता मॉडल या कीमत दृढ़ता मॉडल। और कई बार इस थ्योरी को इस हिसाब से भी पूछा जाता है कि गैर गठबंधन अल्पाधिकार के अंतर्गत फर्म के संतुलन के बारे में आप क्या समझते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी इस पे पूछा जाता है। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम जानते हैं कि ओलिगोपोली होती क्या है। बहुत सारी मार्केट फॉर्म्स जो चार मेन फॉर्म्स हैं उनमें ओलिगोपोली भी एक है, और हमने कुछ को डिस्कस किया है। परफेक्ट कंपटीशन हमने डिस्कस किया है, हमने मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन डिस्कस किया है, हमने प्योर मोनोपोली को डिस्कस किया है, और आज हम डिस्कस करेंगे ओलिगोपोली के बारे में। ओलिगोपोली एक ऐसी मार्केट सिचुएशन है जिसमें किसी वस्तु के फ्यू सेलर्स होते हैं, कुछ सेलर होते हैं, कुछ विक्रेता होते हैं, लेकिन हर विक्रेता ये जानता है कि जब वो अपने प्राइस और क्वांटिटी को चेंज करेगा तो दूसरी फर्में रिएक्ट करेंगी, दूसरी फर्मों का रिएक्शन होगा। अर्थात अल्पाधिकार वह स्थिति है जिसमें किसी वस्तु के कुछ विक्रेता होते हैं, लेकिन उन विक्रेताओं की परस्पर जो निर्भरता है, पारस्परिक निर्भरता है, वो काफी अधिक होती है, क्योंकि एक फर्म जब अपनी कीमत और मात्रा में परिवर्तन करती है तो दूसरी फर्में जो हैं उसको रिएक्ट करती हैं। तो अगर हम कंटिन्यूम में देखें, मार्केट स्ट्रक्चर कंटिन्यूम में अगर हम देखें कि ओलिगोपोली कहां लाई करती है, तो ये आपका परफेक्ट कंपटीशन है एक एंड पे नेचुरली, फिर दूसरे एंड पे क्या होगा, मोनोपोली होगी, प्योर मोनोपोली। उसके बाद परफेक्ट कंपटीशन के नजदीक है आपका मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, और प्योर मोनोपोली के नजदीक होगा आपका डिओपोली, और यहां कहीं होगा हमारा ओलिगोपोली। ठीक है, तो कुछ मेन विशेषताएं देख लेते हैं ओलिगोपोली की, जो मुख्य विशेषताएं हैं। पहली है कि इसमें कुछ विक्रेता होते हैं लेकिन उनका आकार बड़ा हो सकता है, कुछ का बड़ा हो सकता है। होमोजीनियस और डिफरेंशिएटेड, जब भी हम किसी मार्केट को क्लासिफाई करते हैं तो नेचर ऑफ प्रोडक्ट देखते हैं, तो ये नेचर ऑफ प्रोडक्ट यहाँ पे दोनों हो सकते हैं, होमोजीनियस भी हो सकता है और डिफरेंशिएटेड भी हो सकता है। तीसरा, जो हम प्राइस पे कंट्रोल देखते हैं, तो यहाँ प्राइस पे कंट्रोल होगा लेकिन म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस होगी, और वो स्ट्रेटेजिक नेचर की होगी। स्ट्रेटेजिक नेचर से हमारा क्या मतलब है? स्ट्रेटेजिक नेचर से हमारा मतलब है जब एक फर्म चेंज करेगी अपनी कीमत और मात्रा में, तो दूसरी फर्में अपने मार्केट शेयर को बनाए रखने के लिए या बढ़ाने के लिए उसकी प्रतिक्रिया करेंगी। इसके कारण एक फर्म का जो डिसीजन है अपनी प्राइस और क्वांटिटी से रिलेटेड, या इवन फॉर दैट पर्पज नॉन प्राइस कंपटीशन अगर करती है तो उसमें भी, तो दूसरी फर्में जो है वो स्ट्रेटेजिकली रिएक्ट करेंगी। और इसके साथ साथ ओलिगोपोली में जो एंट्री बैरियर होते हैं वो काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसीलिए ज्यादा फर्में मार्केट में नहीं आ सकती। और वो जो एंट्री बैरियर है वो स्केल के हो सकते हैं। हमने इकोनॉमी जो स्केल पढ़ी थी जिसके कारण मोनोपोली या ओलिगोपोली अराइज होते हैं। पेटेंट्स हो सकते हैं, अच्छी ब्रांड वैल्यू हो सकती है, नई फर्म के लिए एंट्री करना मुश्किल हो सकता है क्योंकि जो एग्जिस्टिंग फर्म है उनकी ब्रांड वैल्यूज बहुत अच्छी हो, और टेक्नोलॉजिकल अवेलेबिलिटी हो सकती है, टेक्नोलॉजिकल सुपीरियोरिटी हो सकती है, दोनों हो सकते हैं। तो ये तो था हमारा ओलिगोपोली। अब ओलिगोपोली के अंतर्गत कीमत निर्धारण कैसे होती है? जब हमने जो तीन मार्केट सिचुएशन जैसे बताई थी, पूर्ण प्रतियोगिता परफेक्ट कंपटीशन, एकाधिकारी प्रतियोगिता मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, और एकाधिकारी बाजार, तीनों में हमने डायग्राम्स बनाए थे, और तीनों में सभी फर्मों के लिए उनको एक्सप्लेन करने में हम सफल हुए थे। हम बता पाए थे कि कौन कौन से डायग्राम्स या कौन कौन से रूल्स के तहत अगर फर्म उत्पादन करेगी तो उनके जो लाभ हैं वो अधिकतम होंगे। लेकिन यहां पे जो ओलिगोपोली है उसमें बहुत सारी फर्में हैं और उनकी स्ट्रेटेजिक डिपेंडेंस है, जिसके कारण जो अर्थशास्त्री हैं वो कोई एक थ्योरी नहीं बना पाए हैं, कोई एक विशिष्ट थ्योरी नहीं है कि ये थ्योरी ओलिगोपोली की सभी फर्मों पे सभी सिचुएशंस में सभी तरीके की ओलिगोपोली में लागू होंगी, ऐसा नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि ओलिगोपोली के अंतर्गत जो प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन के जो मॉडल हैं, कीमत और मात्रा निर्धारण के जितने भी मॉडल हैं, वो कोई एक स्पेसिफिक थ्योरी नहीं है ओलिगोपोली के तहत। क्यों नहीं है? क्योंकि ओलिगोपोली जो है
अलग अलग नेचर की हो सकती है, कोलिजिव हो सकती है, फर्म में आपस में समझौता करेंगी तब एक अलग मॉडल होगा, अगर वो कार्टेल में जाती हैं तो अलग मॉडल होगा, अगर फर्में आपस में गठबंधन नहीं करती, कंपटीशन करती हैं, तब मॉडल अलग होंगे। कोई एक बहुत बड़ी फर्म है मार्केट में जो डोमिनेंट फर्म है तो डोमिनेंट फर्म के मॉडल होंगे, कोई प्राइस लीडर है तो प्राइस लीडरशिप के मॉडल होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि कोई एक मॉडल नहीं होगा जो फिट हो जाए, हमारे पास हमें कई मॉडल्स देखने पड़ेंगे और उनमें से जो एक मॉडल है वो हमारा ओलिगोपोली में प्राइस डिटर्मिनेशन का जो मॉडल है जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है किंग डिमांड कर्व या प्राइस रिजिडिटी मॉडल, जो नॉर्मली हम लेके चलते हैं, इस अजम्पशन के बाद लेके चलते हैं कि फर्में जो है वो नॉन कोलिजिव ओलिगोपोली में है, यानी फर्में जो है वो आपस में गठबंधन नहीं करती हैं, गठबंधन करके वो अपनी कीमतों का निर्धारण नहीं करती हैं। तो आइए पहले हम देख लेते हैं नॉन कोलिजिव ओलिगोपोली होती क्या है। जैसे कि नाम से पता है, नॉन कोल्यूजन, कोल्यूजन का मतलब है समझौता, एग्रीमेंट, गठबंधन। तो जो नॉन कोलिजिव गैर गठबंधन अल्पाधिकार है उसमें फर्मों के बीच में कोई समझौता नहीं होता, कोई कोल्यूजन नहीं होता। नॉर्मली जो कोलिजिव ओलिगोपोली होती है उनमें समझौते का मतलब ये नहीं है कि रिटर्न में हो, रिटर्न में होना जरूरी नहीं है, टैक्टिक अंडरस्टैंडिंग भी कोल्यूजन आएगी, लेकिन इन फर्मों में नहीं होता। हम मान के चलते हैं कि कोई भी ना तो रिटर्न ना ही टैक्टिक, कोई भी कोल्यूजन किसी तरीके का नहीं होता। दूसरा, ये जो नॉन कोलिजिव ओलिगोपोली है इसमें फर्में जो हैं वो इंडिपेंडेंटली अपनी प्राइस एंड आउटपुट डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि वो गठबंधन में नहीं है ना, इसलिए स्वतंत्र रूप से अपनी कीमत और उत्पादन की मात्रा का निर्धारण कर सकती हैं। और कोई भी फर्म इन दोनों में परिवर्तन करके, कीमत और मात्रा में परिवर्तन करके अपना मार्केट शेयर बढ़ाने का प्रयास कर सकती है कंपटीशन के द्वारा। ठीक है, तो ये नॉन कोलिजिव ओलिगोपोली क्या है? ऐसी अल्पाधिकार का वो रूप जिसमें फर्में आपस में संगठन नहीं करती हैं, कंपीट करती हैं आपस में, और उसके आधार पे वो अपने मार्केट शेयर को बढ़ाने का प्रयास करती है, बनाए रखने का प्रयास करती है। अब जो नॉन कोलिजिव ओलिगोपोली के जो मॉडल हैं उनमें जो फेमस मॉडल है हमारा वो किंग डिमांड कर्व मॉडल है। किंग डिमांड कर्व मॉडल यानी मांग का विंकुचित वक्र सिद्धांत। किंग शब्द का मतलब आप थोड़ी देर में समझ जाओगे। किंग का मतलब होता है विंकुचन या मोड़, सीधा ना होके, सीधी लाइन है ना, सीधी ना होके अगर ये लाइन टेढ़ी हो जाए तो उसको कहेंगे कि यहां पे इसका मोड़ है, किंक है। ये मॉडल पॉल स्वीजी ने 1939 में डेवलप किया था। हाल एंड हिच ने भी इसके साथ साथ इसी तरीके का मॉडल दिया था अपनी थ्योरी ऑफ फर्म में। उन्होंने भी कहा था कि एक प्राइस रिजिडिटी की तरफ उन्होंने भी बात की थी। अब उनके अनुसार, स्वीजी का जो मॉडल है उसके अनुसार एकाधिकार के अंतर्गत फर्में जो हैं वो कंपटीशन को अवॉइड करती हैं, कोई भी ऐसा काम नहीं करती जिसके फलस्वरूप उनमें आपस में कीमत युद्ध शुरू हो। इसका मतलब ये जो मॉडल है ये प्राइस, नॉर्मली ये प्राइस आउटपुट डिटर्मिनेशन का मॉडल है ही नहीं, इस पे जोर नहीं डालते प्राइस आउटपुट डिटर्मिनेशन पे। इसके विपरीत ये जो मॉडल है ये एक्सप्लेन करता है कि जो ओलिगोपोली है, कौन सी ओलिगोपोली हम डिस्कस कर रहे हैं, नॉन कोलिजिव ओलिगोपोली में जो फर्मों का बिहेवियर है उसको एक्सप्लेन करने का प्रयास करता है ये मॉडल। और ये मॉडल एक इस मान्यता पे काम करता है कि फर्मों का जो व्यवहार होगा वो एसिमेट्रिक होगा, यानी असमान होगा, विषम होगा, एक जैसा नहीं होगा। किन स्थितियों में एक जैसा नहीं होगा? अगर कीमत बढ़ती है तो उनका बिहेवियर अलग होगा। एक फर्म अगर कीमत बढ़ाती है तो बाकी फर्मों का बिहेवियर अलग होगा, अगर कीमत घटाती है तो बाकी फर्मों का बिहेवियर अलग होगा। इसलिए हम कहते हैं कि एसिमेट्रिक बिहेवियर ये अज्यूम करती हैं। और इसके आधार पे ये मॉडल इस निष्कर्ष पे पहुंचता है क्योंकि फर्में जो हैं वो कंपटीशन को अवॉइड करती हैं, कीमत बढ़ती है उसको फॉलो नहीं करती हैं, इसके कारण मार्केट में काफी हद तक एक जैसी कीमत रहने की प्रवृत्ति पाई जाती है, यानी कीमत स्थिरता पाई जाती है, ये मॉडल कहता है। अब किस तरीके से ये मॉडल कहता है, इनमें कुछ अजम्पशंस हैं जिनके अजम्पशंस के आधार पे हम इस मॉडल को समझने का प्रयास करते हैं। पहला इंपॉर्टेंट हमारा जो अजम्पशन है वो ये है कि जब एक फर्म प्राइस बढ़ाती है, मान लो ए फर्म जो है वो अपना प्राइस बढ़ाती है, ठीक है, ये प्राइस इंक्रीज किया ए फर्म ने, दूसरी फर्में जो हैं उसकी नकल नहीं करेंगी। यानी एक फर्म ने जिसने प्राइस बढ़ाया, बाकी जो फर्में हैं, जैसे ए फर्म ने बढ़ाया मान लो, और बाकी बी सी डी ई एफ जी कुछ फर्में हैं, 5 7 8 जितनी भी हैं, वो फर्में इसको फॉलो नहीं करती। यानी फॉलो करने का मतलब है एक ने प्राइस बढ़ाया तो दूसरी फर्में अपना प्राइस नहीं बढ़ाएंगी। अब क्या होगा, मार्केट में एक फर्म अपना प्राइस बढ़ाती है, बाकी नहीं बढ़ाती, तो इसका मतलब इसका रिलेटिव प्राइस ज्यादा हो जाएगा।
और प्राइस कंपटीशन के आधार पे इसकी सेल कम हो जाएगी और बाकी फर्मों की सेल बढ़ जाएगी। यानी इस प्राइस इंक्रीज होने से इस फर्म की जो सेल है वो नहीं बढ़ेगी, इसकी जो सेल जो है वो काफी हद तक घट जाएगी, जिसके कारण जो डिमांड कर्व होगा प्राइस इंक्रीज के वो फ्लैट होगा टू एवरी इंक्रीज इन प्राइसेस। ठीक है। दूसरी मान्यता है, अगर उद्योग की एक फर्म प्राइस घटाती है, ए फर्म ने प्राइस घटाया, तो अब जो दूसरी फर्में हैं वो भी अपनी कीमत घटा देंगी, दे विल आल्सो रिड्यूस देयर प्राइस। अब इससे क्या होगा, रिलेटिव प्राइस जो है, एक फर्म ने तो प्राइस घटा दिया लेकिन बाकी ने भी घटा दिए, तो जो सापेक्ष कीमतें हैं, जो रिलेटिव प्राइस हैं, वो इसके नहीं कम होंगे। अगर रिलेटिव प्राइस कम नहीं होंगे तो बाकी फर्मों की अपेक्षा इस फर्म की सेल नहीं बढ़ेगी, इसके विपरीत इसे घाटा हो जाएगा, क्योंकि सेल गिरे, इसकी अगर प्राइस घटाती है तो इसके कारण सेल गिरेगी, अगर सेल गिरेगी तो उसके कारण हो सकता है इसको या सेल उतनी भी बनी रहे तो भी उसको लाभ नहीं होगा। अगर मान ले सारी फर्में इसी के अनुपात में प्राइस घटाती हैं तो रिलेटिव प्राइस सेम रह जाएगा, फिर भी इसे लाभ नहीं होगा क्योंकि सेल उतने की उतनी बनी रहेगी। इसलिए फर्म जो है वो एक फर्म जो प्राइस घटाती है तो दूसरी फर्में जो है वो उसको फॉलो करती हैं और जिसके कारण इसकी सेल ज्यादा नहीं बढ़ती है। इसलिए ये जो पोर्शन है प्राइस डिक्रीज के कारण जो पोर्शन होगा वो उसकी जो सेल का वो अनरिस्पॉन्सिव होगा प्राइस के चेंजेस से, यानी इन इलास्टिक पोर्शन में वो इन इलास्टिक इसका डिमांड कर्व होगा। इसका मतलब जब प्राइस इंक्रीज होगा तो डिमांड कर्व इलास्टिक होगा, लोचदार होगा, और जब प्राइस घटेगा तो डिमांड कर्व जो है वो आपका बेलोचदार होगा। ठीक है। अब ये सिद्धांत ये मान के चलता है, हमने कहा ना ये आउटपुट और प्राइस डिटर्मिनेशन का सिद्धांत नहीं है, तो ये मान के चलता है कि प्राइस तो पहले से फिक्स है, प्राइस तो पहले डिसाइड हो गया है, डिटरमाइंड है ऑलरेडी मार्केट में। ठीक है। और इसके कारण क्योंकि ये मार्केट में फिक्स है इसलिए किंक होगी, जिसको हम आगे थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। और एक इंपॉर्टेंट मान्यता है, ये भी समझ में आपके बाद में थोड़ी सी देर में आएगी, लेकिन ये याद रखनी है आपको कि एमसी कर्व जो है वो एमआर कर्व के ब्रोकन हिस्से से या डोटेड हिस्से से जाता है। ठीक है। जब हम थ्योरी को एक्सप्लेन करेंगे तो आपको ये ब्रोकन पार्ट एमआर का क्या है ये तभी समझ में आएगा, लेकिन फिर आपको ये ध्यान रखना है कि जो एमसी कर्व है ये सिर्फ इस ब्रोकन पार्ट से जाएगा, ऐसा हमने पहले से मान लिया है। अब इन मान्यताओं के आधार पे कि प्राइस बढ़ता है तो भी फर्म के पास कोई इंसेंटिव नहीं है प्राइस बढ़ाने का, इसलिए फर्में प्राइस नहीं बढ़ाएंगी। घटाती हैं तो उनको कोई लाभ नहीं होगा इसलिए घटाएंगी भी नहीं, और पहले से मार्केट में एक प्राइस है। इसका मतलब क्या होगा कि इन निष्कर्ष के ये जो मान्यता है इनके आधार पे हम कह सकते हैं कि फर्में जो हैं वो अपनी कीमत को स्थिर रखेंगी। प्राइस एक बार फिक्स हो गया वो वही का वही रहेगा। ठीक है। प्राइस पे स्टार लग गया यानी प्राइस में चेंज नहीं होगा, वो वही का वही रहेगा। चलिए जो जम्पशंस हैं इनको हम ग्राफ के द्वारा देखते हैं। जाना पहचाना है, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी, वाई एक्सिस पे प्राइस, नॉर्मली डिमांड करो हम लेते हैं। अब हमने पहली एक मान्यता क्या की थी 3 नंबर पे कि प्राइस जो है वो फिक्स है, पहले से दिया हुआ है, पी स्टार है। ठीक है। एक प्रचलित कीमत है, प्रचलित कीमत मान लो पी स्टार है, तो यह प्राइस है, तो इसका मतलब इस प्राइस पे कोई ना कोई क्वांटिटी भी हो। मान लो ये आपकी क्वांटिटी है, पी सी के बराबर आपकी मात्रा है, यानी फर्म जो है जिस फर्म की हम बात कर रहे हैं ए फर्म जो है वो पी स्टार प्राइस उसका फिक्स हो रखा है उसके प्रोडक्ट का, और इस पे वो पी सी समान मात्रा में बिक्री करती है। ठीक है। पहली मान्यता कि एक प्रिवेलिंग प्राइस है। दूसरी जो मान्यता थी वो ये थी कि जब प्राइस बढ़ता है तो बाकी फर्में इसको फॉलो नहीं करेंगी, वो अपना प्राइस नहीं बढ़ाएंगी। अब क्या होगा, एक फर्म ने प्राइस बढ़ाया ए फर्म ने और बाकी फर्मों ने प्राइस नहीं बढ़ाया, तो इसका मतलब इसका रिलेटिव प्राइस जो है वो काफी अधिक बढ़ जाएगा, जिसके कारण इसकी बिक्री गिरेगी। यानी जब भी प्राइस बढ़ेगा तो इसकी बिक्री काफी ज्यादा गिर जाएगी, यानी जो बिक्री है, जो मात्रा है वो प्राइस को काफी ज्यादा रिस्पॉन्ड करेगी। इसलिए जो इसका डिमांड कर्व है वो इलास्टिक होगा। ये इलास्टिक डिमांड कर्व बना दिया मैंने। ठीक है। यानी अगर प्राइस बढ़ता है तो ये वाला डिमांड कर्व होगा, इसका नाम दे देते हैं DD1। अगर प्राइस बढ़ता है तो हमारा मांग कर्व DD1 होगा, इलास्टिक होगा। ये दूसरी मान्यता थी। तीसरी मान्यता क्या थी कि अगर प्राइस घटता है, कम हो गया, कम होने से क्या होगा, अभी हमने मान्यता की थी कि बाकी फर्में भी अपना प्राइस कम करेंगी, जिसके कारण इसका रिलेटिव प्राइस जो है वो नहीं कम होगा। रिलेटिव प्राइस कम नहीं होगा तो इसकी सेल नहीं बढ़ेगी, सेल को कम रिस्पॉन्ड करेगा, जो क्वांटिटी है वो मात्रा जो इसकी बिक्री है वो इसके प्राइस को कम रिस्पॉन्ड करेगी। यानी यहां जो डिमांड कर्व होगा, कीमत अगर घटेगी तो डिमांड कर्व जो होगा वो आपका
क्या है ये, कंपेरेटिवली, कंपेरिजन की बात कर रहा हूं कि ये कंपेरेटिवली इलास्टिक है और ये कंपेरेटिवली इनइलास्टिक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कीमत घटती है तो फर्म के लिए जो मांग कर्व होगा वो ये वाला होगा, फर्म को ये वाला मांग कर्व फेस करना पड़ेगा। अगर कीमतें बढ़ती हैं तो उसको ये वाला मांग कर्व फिक्स करना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारी मान्यताएं हैं। 3 मान्यताएं इस ग्राफ के द्वारा हमने दिखाई है, चौथी मान्यता आगे हम एक्सप्लेन करेंगे तब पता लगेगा। आइए अब हम देखते हैं कि AR कर्व क्या होगा। AR कर्व क्या है, हमारा डिमांड कर्व है। अभी हमने डिस्कस किया है, थोड़ा बहुत मैंने बताया था, उसको दोबारा देखते हैं। अगर कीमतें बढ़ती हैं, बढ़ गई कीमत बढ़ी तो मांग कर्व जो होगा वो लोचदार होगा, DD1। ठीक है, तो कीमत बढ़ने के लिए ये बढ़ रही है ना ऊपर, तो ये वाला पोर्शन लागू नहीं होगा, ये वाला पोर्शन लागू होगा, तो ये वाला पोर्शन हम काट देते हैं। ठीक है, कीमत बढ़ेगी तो ये वाला डिमांड कर्व होगा, फर्म को पेश जो AR होगा वो इसका ये वाला होगा, DC के बराबर होगा। अगर कीमतें घटती हैं तो हमारा DT1 डिमांड कर्व हमने देखा था, बेलोसदार डिमांड कर्व था, अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था पिछली स्लाइड में। लेकिन इसका ये वाला हिस्सा हमारे काम का नहीं है, क्योंकि ये तो कीमतों के इसके बाद तो कीमतें बढ़ रही है ना, तो ये वाला हिस्सा नहीं है, इस हिस्से को डिलीट कर देते हैं। इसका मतलब हमारा डिमांड कर्व हमारे लिए लागू कौन सा होगा, DCD1। ये मैंने आपका ब्लू में जो प्लॉट किया, DC और D1 हमारा उस फर्म का मांग कर्व होगा। अब ये यहां पे किंक होगी। किंक क्यों होगी, क्योंकि कीमतें यहां पे स्थिर रहेंगी ना, तो अगर ये ऊपर बढ़ती हैं तो ये वाला मांग कर्व है, नीचे घटती हैं तो ये वाला मांग कर्व है। इसका मतलब फर्म जो है नॉन कोलिजिव ओलिगोपोली में स्वीजी के अनुसार 2 तरीके के मांग वक्र फेस करेगी। अगर कीमतें बढ़ेंगी तो दूसरा मांग वक्र होगा और कीमतें घटेंगी तो उसका मांग वक्र दूसरा होगा। यानी फर्म का अगर हम पूरा मांग वक्र देखें, AR वक्र देखें, तो इस आकार का होगा, DCD1 और C बिंदु पे किंक। ठीक है, किस मान्यता पे बनाया गया है, DC पोर्शन जो है इसका रिलेटिवली इलास्टिक, एक फर्म प्राइस बढ़ाती है तो दूसरी फर्में नहीं बढ़ाएंगी। और ये किस मान्यता पे बनाया गया है, नीचे वाला जो CD1 पोर्शन जो डिमांड करे वो इनइलास्टिक है, ऊपर का हमने निकाल दिया ना, इसलिए एक फर्म अपना प्राइस घटाती है तो दूसरी फर्में जो है वो भी अपना प्राइस घटाएंगी, उसको फॉलो करेंगे। ठीक है, ये तो था हमारा AR कर्व। ये ध्यान रखना, ये वाला AR कर्व हम यूज करेंगे। जो डिमांड कर्व हम सीधी लाइन खींचते आते थे वो उसकी बजाय हम यहाँ पे किंक डिमांड कर्व लेंगे, एक किंक के साथ लेंगे। मोड है ना, इसको हम किंक कहते हैं। और ये किसके कारण है, प्राइस रिजिडिटी के कारण है, कीमत दृढ़ता के कारण है। चलिए अब हम MR कर्व देखते हैं। अब ये MR कर्व है हमारा, ये तो AR कर्व था, कौन सा था, लोचदार वाला हिस्सा था। अभी देख थोड़ी देर डिस्कस किया ना, कीमतें बढ़ती हैं तो ये वाला मांग कर्व है। ये मान लो फर्म का AR कर्व है, कब है, जब मांग इलास्टिक हो। अब इसका MR भी होगा कोई, AR है तो। अब जो इलास्टिक पोर्शन है, जो DC पोर्शन है इलास्टिक, इसके अगर हम MR कर्व को देखें तो ये वाला मान लो MR कर्व है। जब मांग इलास्टिक होगी तो फर्म कौन सा MR कर्व फेस करेगी, ये वाला MR कर्व फेस करेगी, और ये वाला उसका डिमांड कर्व होगा। लेकिन कीमतें बढ़ने तो इसके बाद ही बढ़ेगी ना, इससे कम है। इसका मतलब जो हमारा MR कर्व होगा, ये AR है ऊपर का, ये MR है। यानी हमारा जो MR का कौन सा हिस्सा यूज करेंगे हम, इस बिंदु से और इस बिंदु तक का हिस्सा यूज करेंगे। ये हमारे काम का नहीं है, क्योंकि ये कीमतों के घटने वाली स्थिति है। ये यहां से इसके उसमें रेस्पेक्ट में, डिमांड AR के रेस्पेक्ट में, यहां तक AR बढ़ने वाला है ना इससे आगे का, तो इस पॉइंट तक का हम यूज करेंगे। इससे आगे का हिस्सा जो है वो हम यूज नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए ये हिस्सा निकाल दिया हमने। तो हमारा कौन सा MR कर्व हम यूज करेंगे, ये AR है और ये MR है। ये वाला MR हम यूज करेंगे। कब यूज करेंगे, ये वाला MR, ये वाला MR हम तब यूज करेंगे जब प्राइस बढ़ेंगे। तो प्राइस अगर बढ़ेगा तो उस पोर्शन में हमारा AR और MR कर्व ये होगा। ठीक है, अब देखते हैं अगर प्राइस घटेगा तो क्या होगा। लोचदार है ना, प्राइस घटेगा तो। प्राइस अगर कम होगा तो मांग वक्र जो है, सॉरी, बेलोचदार होगा। ये बेलोचदार है, पहले वाला ऐसे था ना, लोचदार था। तो ये इसका AR है और ये इसका MR है, और प्राइस घटने के आधार पे हमने इसको बनाया है। तो यहां तो प्राइस नहीं घट रहा है इससे। अब इसका मतलब ये वाला पोर्शन हमारे काम का है, सिर्फ CD1 वाला काम का है ना, तो MR हमारे काम का कौन सा है, ये वाला हिस्सा है। यानी जब प्राइस घटेगा तो हमारा ये वाला AR है काम का है और ये वाला हमारा MR काम का है। इसके ऊपर वाला जो है
ये हमारे काम का नहीं है। इसका मतलब अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि जब प्राइस बढ़ेगा तो उसका ARMR अलग है और प्राइस घटेगा तो उसका ARMR अलग है। यानी प्राइस जब कम होगा तो ये वाला हिस्सा हमारे काम का है। हालांकि पूरा ग्राफ हमने बनाया था ना ऊपर, ये पूरा था, ARMR हमारे पूरे थे, लेकिन क्योंकि प्राइस बढ़ेगा तब ये वाला हिस्सा काम नहीं आएगा। ये प्राइस घटने के आधार पर हमने AR और MR बनाए हुए हैं, तो ये वाला हिस्सा सिर्फ यूज होगा। अब ये दोनों चले गए, अब आपका EF कह दिया हमने, तो MR EF होगा और AR हमारा CD1 जो हमने पहले देखा था वही होगा। अब हम क्या करते हैं, AR-MR करो हमने बढ़ने और घटने के हिसाब से, कीमत के बढ़ने से या इलास्टिक और इनइलास्टिक पोर्शन पे अलग अलग बनाए थे, अब एक साथ बनाते हैं। ठीक है, ये कौन सा डायग्राम है, इलास्टिक पोर्शन है इनइलास्टिक, ये इलास्टिक पोर्शन है, प्राइस के बढ़ने वाला है। ठीक है, तो ये वाला जो इतना हिस्सा है ये तो हम बढ़ने के हिसाब से बना लेंगे, ये प्राइस P है, तो बढ़ने में हमारा कौन सा, ये AR हो गया, ये हमारा, ये इतना पोर्शन ले लिया, ये छोड़ के हमने। ठीक है, और ये वाला कौन सा था हमारा, इनइलास्टिक पोर्शन, इससे आगे का हिस्सा, तो इसके आगे का हम ये हिस्सा ले लेंगे और ये हिस्सा ले लेंगे। चलो करते हैं प्लॉट, ये वाला हिस्सा ले लिया हमने, अब आगे ये वाला हिस्सा लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा DCD1 तो हमारा AR कर्व हो गया। ठीक है, लेकिन हमारा MR कर्व क्या हुआ, DB, उसके बाद A, उसके बाद F। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कौन सा होगा, DB A और F, ये हमारा MR होगा। अब ये यहां से टूटा हुआ है, ये जो टूटा हुआ हिस्से की हमने बात की थी ना, जो मैंने कहा था आगे डिस्कस करेंगे। इसका मतलब ये वाला जो हिस्सा है ये हमारा टूटा हुआ हिस्सा है, ब्रोकन पार्ट है, या इसको डॉटेड लाइन अगर हम दिखा दें तो डॉटेड पोर्शन है, ये डॉटेड पोर्शन है आपका, ये वाला, इस पोर्शन से MC होके निकलेगा, ऐसा हमने अज्यूम किया था। तो अब हमने देखा कि एक नॉन कोलिजिव ओलिगोपोली में AR और MR कर्व की हमारी शेप इस तरीके की होगी, AR इस तरीके का होगा और MR इस तरीके का होगा। ठीक है, चलिए इसको देखने का एक और तरीका है, मैंने दोनों डायग्राम एक में ही बना दिए। यहां पे जो रेड है वो आपका इनइलास्टिक पोर्शन है, जो ग्रीन है वो इलास्टिक पोर्शन है। कीमत बढ़ने पे ये वाला डिमांड कर्व लागू होगा और कीमत जब अगर घटेगी तो ये वाला लागू होगा। अब अगर कीमत बढ़ने के साथ से हम ये वाला हिस्सा हमारे काम के नहीं है, ये निकाल दें, और घटने में ये निकाल दें क्योंकि ये बढ़ने वाले पोर्शन पे है, तो आपका वही डायग्राम आ जाएगा जो मैंने अभी बनाया। ये निकाल दिया, ये निकाल दिया, ये निकल गया, ये निकल गया। ठीक है, तो इसका मतलब यही डायग्राम आ गया ना कि ये आपका AR है और ये आपका MR है। इस तरीके से भी आप दिखा सकते हो, जैसा आपकी समझ में आए वैसे आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब हम आते हैं संतुलन पे। अब हमने पहले कहा कि कीमत फिक्स हो गई, क्यों फिक्स हो गई, इसको हम एक्सप्लेनेशन पार्ट पे आते हैं। बेसिकली ये हमारा प्राइस है, पहले से फिक्स है। ठीक है, PC क्वांटिटी है, DC और DCD1 हमारा AR कर्व है, DBAF हमारा MR कर्व है, Q हमारी क्वांटिटी है। ठीक है, अब जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की कंडीशन है वो क्या है, प्राइस रिजिडिटी क्यों होगी, हम इसको अब यहां एक्सप्लेन करने वाले हैं। हमें यह पता है कि जो इक्विलिब्रियम कंडीशन है वो वहां होती है जब MR और MC एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो हमारा MR कर्व कौन सा है, ये वाला हमारा MR कर्व है, तो इसका मतलब MC कर्व ये है। संतुलन कहां होगा, नेचुरली जहां MR और MC काटते हैं यहां होगा, ये हमारा संतुलन बिंदु है, E बिंदु। अब इस संतुलन बिंदु पे ध्यान देखना, आप ध्यान रखियो, मैंने बताया था ये क्वांटिटी है और अगर हमें प्राइस निकालना हो तो क्वांटिटी से ऊपर जाते हैं, तो प्राइस कितना होगा हमारा, CQ के बराबर या OPD स्टार के बराबर या CQ स्टार के बराबर। ठीक है, ये हमारा प्राइस होगा। अब ये जो प्राइस है फिक्स होगा, क्यों होगा, डिमांड साइड की एक्सप्लेनेशन हमने दे दी, डिमांड साइड से मैंने एक्सप्लेन कर दिया क्यों होगा, क्योंकि ये प्राइस अगर बढ़ाती है तो भी इसको फायदा नहीं है, ये घटाती है तो भी इसको फायदा नहीं है, इसलिए फर्म को कोई लाभ नहीं होंगे। लेकिन अगर हम पूर्ति की दृष्टि से भी देखें, मान लो फर्म की लागत घट गई या बढ़ गई, MC कर्व हमारा शिफ्ट हो गया, शिफ्ट करके देखते हैं। ठीक है, MC कर्व लागत घट गई तो MC कर्व ये आ गया। अब संतुलन बिंदु कौन सा है हमारा, A बिंदु है। अब A बिंदु पे कीमत कितनी होगी, A बिंदु पर भी C ही होगी क्योंकि यहां से ऊपर जाएंगे ना। और अगर मान लो लागत बढ़ जाती
तो हमारा संतुलन बिंदु बी होता, लेकिन बी के ऊपर भी हमारी कीमत वही होती ओपी स्टार के बराबर। इसका मतलब सप्लाई साइड से भी इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि लागत के बढ़ने से या घटने से जो हमारे एमसी कर्व है, ये हमने पहले मान लिया, इसके डॉटेड पोर्शन से होके जाता है, तो इसके कारण जो कीमत है वो एक समान बनी रहेगी, ओपी स्टार बनी रहेगी। यही हमारा कीमत दृढ़ता का मॉडल है जो स्वेजी ने एक्सप्लेन किया। तो स्वेजी के जो कीमत स्थिरता का मॉडल है, किंक डिमांड कर्व, जो किंक के कारण इसको हम डिस्प्ले करते हैं, या गैर गठबंधन अल्पाधिकार में फर्म के संतुलन का जो मॉडल है उसको हमने डिस्कस किया कि स्वेजी के मॉडल से किस प्रकार से कीमत स्थिर बनी रहेगी, एक ही कीमत रहेगी। नॉर्मली हम प्राइस रिजिडिटी को एक्सप्लेन करते हैं कि प्राइस जो एक बार हो गया वही प्राइस रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो ये मॉडल है, बेसिकली छोटा मॉडल है। अब हम इसकी आलोचनाएं देख लेते हैं। ये क्या कह रहा है, सोल हो गया, मार्जिनल कॉस्ट इज इन द वर्टिकल रीजन। हाँ, जब तक ये इसके वर्टिकल रीजन में रहेगा कॉस्ट वही रहेंगी, और ये हमने पहले ही मान लिया कि वर्टिकल रीजन में रहेगा, इसलिए इसकी कॉस्ट चेंज, इसकी कीमत चेंज नहीं होगी। अब हम आलोचना कर लेते हैं। क्रिटिसिज्म, पहली क्रिटिसिज्म तो यही है कि ये जैसे हमने कह दिया ना, एक प्रीवेलिंग प्राइस है, पी स्टार मान लिया था हमने, तो ये पी स्टार कैसे आया? आपने एक प्रीवेलिंग कीमत मान ली ना, तो ये आज कीमत कैसे निर्धारित हुई है, किन आधारों पर निर्धारित हुई है, ये सिद्धांत एक्सप्लेन नहीं करता। ये कहता है कि एक प्रचलित कीमत पाई जाती है, लेकिन उस प्रचलित कीमत तक हम कैसे पहुंचे हैं इस सिद्धांत को एक्सप्लेन नहीं करता, ये बताता नहीं है। तो इसका मतलब ये तो कीमत निर्धारण का सिद्धांत ही नहीं है, क्योंकि ये कीमत तो निर्धारित करता ही नहीं है, कीमत को दिया हुआ मानता है। अगर कीमत दी हुई है तो क्वांटिटी भी हम दी हुई मानेंगे। तो इसका मतलब ये जो सिद्धांत है ये प्राइस आउटपुट का, प्राइस डिटर्मिनेशन का मॉडल है ही नहीं, इसको एक्सप्लेन ही नहीं करता है। दूसरा, इस सिद्धांत के जो अजम्पशंस हैं वो गलत हैं। ये सिद्धांत ये मान के चलता है कि जो फर्म है वो केवल प्राइस डिक्रीज को मानती है, यानी जब कीमतें बढ़ती हैं तभी वो उसको फॉलो करती हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो सारी चीजों की कीमतें जो हैं वो एक बार फिक्स हो जाती, वही की वही रहती, चेंज क्यों होती? नहीं होती ना। लेकिन वास्तव में हमने देखा है कि एक फर्म जब कीमत बढ़ाती है तो बाकी फर्में भी साथ साथ कीमतें बढ़ा देती हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि बढ़ने की कीमत को बढ़ने को फॉलो नहीं करता या केवल कीमत के घटने को फॉलो किया जाता है, ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये रॉन्ग अजम्पशन है, ये वास्तव में अनुभव के आधार पे हमें देखने को नहीं मिला है। इसके बाद ये जो सिद्धांत है ये नॉन प्राइस कंपटीशन को इग्नोर करता है। नॉन प्राइस कंपटीशन कौन से हैं? जैसे प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है, एक अच्छा प्रोडक्ट बना के मार्केट शेयर पे कब्जा करना, एग्रेसिव एडवर्टाइजमेंट के द्वारा, और फर्म दूसरे तरीके अपना सकती हैं सेल्स को बढ़ाने का, उनका क्या प्रभाव होगा उसको ये मॉडल अपने ध्यान में नहीं रखता है। इसके साथ साथ ये जो कॉम्पिटिटिव रिएक्शंस हैं, जो हमने और मॉडल पढ़े थे ना, जैसे प्राइस लीडरशिप है, एक फर्म ही प्राइस डिसाइड करती है, बाकी उसको फॉलो करते हैं, या कोल्यूजन के अंदर वो कार्टल्स, कोल्यूजिव हो गया, तो उन सिचुएशन में ये फर्म जो है, ये जो सिद्धांत है ये सिर्फ नॉन कोल्यूजिव ओलिगोपोली को लागू हो सकता है, बाकी स्थितियों में ये सिद्धांत जो है वो ओलिगोपोली की एक्सप्लेनेशन नहीं करता है। तो आज का जो हमारा लेक्चर है यहीं पे समाप्त।